गुड मॉर्निंग पीपल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली 5 विजन के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं, साथ के साथ जो करंट अफेयर देखते हैं उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पता नहीं मैं लगाना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं है, सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि आंसर जो है फर्स्ट का दे रखा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन भी दे रहेगा तो उसको वहाँ पर रीड कर दिया जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की जा रही है, तो आपको कंसिडर करना है इसमें 80 मेंबर नेशन है। सेकंड में इंडिया जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIB का, और AIB जो है डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। आउटसाइड एशिया नहीं, ऐसा नहीं, इंडो पैसिफिक कंट्री है यहाँ पे, तो थर्ड तो गलत है। जहाँ जब था सॉरी ओ गॉड, अच्छा आप आंसर लिखिए, देन जब मैं इनका आंसर डिस्कस करेंगे तभी मैं इसका आंसर बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट अबाउट मौलाना कलाम आज़ाद के बारे में है, ये फाउंडिंग मेंबर रहे थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के। सेकंड की बात करें तो ये एसोसिएटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बट तो इसके प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात की जा रही है। उन्होंने पोर्टफोलियो एजुकेशन मिनिस्टर मिला था 1947 जब गवर्नमेंट का बनी थी। तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दे रखी है, कैन बी ट्रेस बैक टू। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहाँ से हम इसका ट्रेस कर सकते हैं ओरिजिन, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1867, मोंटी मोर्ले रिफॉर्म 1909 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द मिड ओशनिक रीज के बारे में बात की जा रही है। एक बात याद रखना, चलो मैं बाद में बताती हूँ क्योंकि चलो मैं यही बता दे रही हूँ। जो हमारे अटलांटिक ओशन है उसकी ऐसे शेप मानी जाती हैं, उसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं क्योंकि इस साइड कंट्री है फिर इस साइड कंट्री है, यहाँ पे थोड़ा दूर जाके फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है। एनीवे देयर कवन कन्वेक्शन करंट राइज, जो ये तब होता है जब कन्वेक्शन करंट जो है राइज करती है इन द मेंटल बेनिथ द ओशन करस्ट। सेकंड में देयर होता है व्हेन बाउंड्री ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट जो है डाइवर्जेंट की हो। एंड नंबर थर्ड में जो बिगेस्ट ओशनिक रीज फॉर्म हुआ है सबडक्शन जोन में ही होता है, अलोंग द सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन का मतलब ये होता है, चलो मैं जब आंसर बताऊँगी ना तभी इसको बताएंगे समझाएंगे। चलो आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो फर्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। देखो ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो सिक्योरिटी का काम करता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग है। ये फर्स्ट की बात करें तो इट वाज रेज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर। सेकंड में द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप इज बैक्ड बाय स्टैट्यूट, और इसका जो फॉर्मेशन है वह स्टैट्यूट के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब क्या है कि इसके रिगार्डिंग कोई लॉ पर्टिकुलर है। द ग्रुप्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये जो है MHA के अंडर है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो यहाँ पे सेकंड सही है क्योंकि यहाँ पे MP नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। बात करें MHA की, आई थिंक MHA नहीं होना चाहिए, और तो PMO के अंदर ही है शायद। ये थर्ड देख ले रहे हैं। एज पर द जनरल सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो ग्रुप सेल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटरीट के पास होता है, तो थर्ड इज नॉट करेक्ट। ओके फर्स्ट हमने देख लिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह PM होता है, तो थोड़े बात जाने में जान ले रहे हैं। ये स्टैट्यूट के द्वारा बैकवर्ड होते हैं। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में रेज किया गया था 1985 में, किसके द्वारा, तो उस वक्त के देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, विद द इंटेंशन कि हम किस तरीके से सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो यही जो ग्रुप है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वही प्रोवाइड कराता है। And the immediate family member. SPG officials are trained in high leadership qualities of professionalism, knowledge of approximate security, inculcate the culture of leading from the front. SPG has strived to achieve by this adopted by innovative method, not only in its own working but also in the overall security arrangement. मतलब कि ये खुद का काम करता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का अलग अलग इनोवेटिव वे में लेकर आता है मेथड को, नॉट ओनली इन ओन वर्किंग बट इन द ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन कोलैबोरेशन विद द IB एंड स्टेट यूटी टेरेटरी जो है, ताकि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट तो नहीं MP MLA कह सकते हैं इनडायरेक्टली, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी ल्यूमिनरीज है जैसे PM के लिए खासकर, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जा सके। जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन ऑफ एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप फॉर द प्रोवाइडिंग अप्रोक्सीमेट सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडियन एंड मेंबर ऑफ देयर इमीडिएट फैमिलीज। द सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 80 मेंबर नहीं 60 मेंबर है अप्रोक्स। लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडिया है, ऐसा नहीं है। एंड इंडिया डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड, ये भी गलत है। अच्छा ऑल एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है,
ओके, फ़िलहाल 97 मेंबर है और एशिया से है 69, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अगर बात करें सेकंड की, नोट करेंगे कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है विद ABB 7.5% और चाइना का होल्ड यहाँ पे 26% है। आई थिंक 3 गुना ज़्यादा है। ओरिजिन कहाँ से माना जा सकता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, क्योंकि देखो आफ्टर ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज के बाद उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि ऑर्डिनेंस लेके आना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ हो उसको जो है नल एंड वॉइड किया जा सके, वीटो किया जा सके। इंडियन काउंसिल एक्ट 1860 फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, ये भी याद रखना। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल द गवर्नर जनरल वाज लोकेटेड पोर्टफोलियो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो गवर्नर जनरल था वो अथॉराइज था कि वो किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है वीटो एंड इशू ऑर्डिनेंस इन अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। यस, वो फाउंडर मेंबर रहे हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के। यस, वो INC को चेयर कर चुके हैं। कब रहे हैं उसके प्रेजेंट ये देखेंगे। ही हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ एजुकेशन। यस, ये भी सही है। उन्हीं की तर्ज पे हम अपना क्या मनाते हैं, एजुकेशन डे, ये टीचर्स डे, आई थिंक टीचर्स डे बनाते होंगे ना। एनीवे, ही वाज गेन इलेक्टेड मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस एट रामगढ़ सेशन जब 1942 में हो रहा था, तो वही जो है इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। ही रिमेन प्रेसिडेंट was held in the following 5 years, और वो बाकी 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट है। अब्दुल कलाम हेडेड द जमात उल उलेमा, उन्होंने जो हेड किया है जमात उल उलेमा को भी प्रेसिडेंट जो 1924 में रहे हैं। नेशनलिस्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 5 साल तक लेट इन द सेम कैपेसिटी कन्फाइंड टू द अहमदनगर फोर्ट आफ्टर हिज अरेस्ट अलोंग विद द अदर लीडर इन 1942। मौलाना आज़ाद पार्टिसिपेट इन द शिमला कॉन्फ्रेंस में भी वो पार्टिसिपेट किया आफ्टर हिज रिलीज। ही ऑल्सो नेगोशिएट विद द ब्रिटिश कैबिनेट, उन्होंने काम किया है कि वो किस तरीके से ब्रिटिश कैबिनेट को नेगोशिएट करें 1946 के मिशन में फॉर इंडिपेंडेंस। ही वाज मेड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बिकम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो बोर्न कहाँ पे ये पैदा हुए थे, तो मक्का में हुए थे। वेयर हिज फोर फादर हैड सेटल्ड ड्यूरिंग द 1857 वॉर रिवोल्ट में and had settled during the 1857 revolt. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कम with his parents to India in 1898, मतलब ये 1898 में हमारे यहाँ पे आए थे जब तिलक जी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे इन महाराष्ट्र रीजन। ही बिगन पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल बाय एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद द रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द स्वदेशी अपराइजिंग थ्रू अल हिलाल एंड अल बरगलाल के साथ ये जो है कॉपरेट करके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वीकलीज विच ही बिगन 1912 एंड 1915 में इन्होंने ही इनको शुरुआत की थी रिस्पेक्टिवली। ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग नेशनल थॉट। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द गांधी एंड बिकम लीडिंग स्पॉटर ऑफ द नॉन कॉपरेशन एगिटेशन। मुस्लिम जो है स्पेशली अपसेट रहे हैं फ्यूचर जो इस्लामिक प्लेसेस का वर्शिप से आफ्टर द अलाइड पावर हेड पार्टीशन द तुर्किश एम्पायर। इंडिया की बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली जाथुर जोहर कह सकते हैं एंड हिज ब्रदर मौलाना रईस उल मुहाजिरीन बरिस्टर जैन मोहम्मद जुनेजो हसरत मोहानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड डॉक्टर हकीम अजमल खान, उन्होंने हाथ को ज्वाइन किया एंड क्रिएट किया ऑल इंडिया खिलाफ कमेटी को। कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। हैंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। हिट हैड 2 मेन डिमांड, किस तरीके से वन नेवर एक्सेप्टेड खलीफा सुल्तान मस्ट रिटेन सफिशिएंट टेरिटरी सो दैट ही और बी टू डिफीट द इस्लामिक फेथ। मतलब कि इनका एम तो ये था कि जो खलीफा सुल्तान है थोड़ी बहुत तो उनको टेरिटरी मिलनी ही चाहिए, इतनी भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। द प्लेस विच आर कॉल्ड जैरत उल अरब इंक्लूडिंग द अरबिन पेनिनसुला और सीरिया जैसे इराक हो गया पैलेस्तीन मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम सुजरेंटी, इनका ये मानना था। उन्होंने कांग्रेस को प्रेसाइड किया है दिल्ली के सेक्शन में 1923 में एंड ये जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। तब से पूछा जा सकता है इनका जन्म का, क्योंकि मक्का जो है इंपॉर्टेंट प्लेस और सऊदी अरेबिया हमारा क्लोज अलाई है, तो पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन दे रखे हैं कि INC के कहाँ पे कौन से हुए थे। जैसे 1885 में WC बनर्जी द फर्स्ट सेशन। पहले 4 तो वैसे भी UPSC कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पहले 4 को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रेड आपका ये आर्टिकल है उससे वहाँ से मैं ले रही हूँ। जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट INC के अहमदाबाद सेशन 88 में, मतलब 85, 86, 87 फोर्थ में जॉर्ज यूले जी थे एंड देन 1896 में रियामतुल्ला एम शियानी जी थे जिन्होंने जो नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया था। और एक बात याद रखना 1896 में वंदे मातरम सॉन्ग गाया था और ये जो है संस्कृत में लिखा गया है, क्योंकि ये पूछा गया है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था तो मैंने बता दिया आपको। 1906 में दादा भाई नौरोजी बने थे, उन्होंने स्वराज टर्म यहाँ पे कॉइन की थी। 1907 में रासबिहारी घोष ने यहाँ पे स्प्लिट हो गया था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट का। मैं बात आती है कलकत्ता सेशन की 1911 में। यहाँ पे क्या है, हमने जन गण मन को पहली बार गाया था। और एक बात इसके साथ यहीं पे याद रखना कि यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा हुआ था और ये 3 बार दिल्ली दरबार लगे और ये तीसरा वाला था। लखनऊ सेशन की बात करें तो 1916 में तो यहाँ पे यूनाइट हुए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और ये इनका जो चेयरमैन करने वाला था अंबिका चरण मजुमदार। देन आता है 1917 में बैनी बसंत, क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी INC के। देन आपका अमृतसर सेशन आता है, कब आता है ये 1919 में मोतीलाल नेहरू, क्योंकि यहाँ पर जलियांवाला बाग जो है
हुआ था। मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखना। देन बेलगांव सेशन है कि गांधी जी ने पहली बार ओनली सेशन है जहाँ पे गांधी जी ने प्रेसिडेंट संभाली थी आईएनसी की। देन बात आता है कानपुर की अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन आईएनसी थी, तो 1925 की बात है। देन बात आता है मद्रास की 1927, तो यहाँ मोहम्मद एम अंसारी कह सकते हैं, ये जो है इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया था। देन बात आती है 1928 में मोतीलाल नेहरू, क्योंकि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यहाँ पे फॉर्म हुई थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का जो कंसेप्ट है वो पास हुआ था। CDM जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है यहीं पे ही पास हुआ था और यहीं पे ही मनाने की बात की गई थी कि 26 जनवरी हमारा सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। देन बात आती है कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन जो है फंडामेंटल राइट की यहाँ पे दी गई थी एंड नेशनल इकॉनमिक प्रोग्रेस किस तरीके होगी जो हम आज़ाद हो जाएंगे, और यहाँ पे ही गांधी इम्पैक्ट को इंडोर्स किया गया था कि यस ये सही है। एंड गांधी जी नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट आईएनसी के इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और यहीं पे ही। देन बात आती है लखनऊ सेशन की, यहाँ पे जो है सोशलिज्म का क्या कंसेप्ट है ये रखा गया था, तो मैंने बता दी ना 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके 1936 में जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन बात आता है हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू जी एंड हरिपुरा सेशन पास हुआ था विच डिमांड पूर्ण स्वराज इंक्लूडिंग द प्रिंस स्टेट। देन आता है रामगढ़ सेशन, अबुल कलाम आज़ाद ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और क्विट इंडिया मूवमेंट इन्हीं के अध्यक्षता के अंदर स्टार्ट हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी तो ये याद रख सकते हैं 8 अगस्त 1942 में। देन बात आता है मेरठ सेशन की, तो जेबी कृपलानी ने उनको सेशन को अटेंड किया था। यहाँ पे लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस आईएनसी का, और पहला सेशन भी इन्हीं के द्वारा ही स्थापित किया गया था। टिक टू रिमेंबर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इज़ इट इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हैं तो मैं बढ़ दे रही हूँ, ठीक है। ओके मैंने ये बोला था आपको कि मैं पहले 4 का बताऊँगी। 1885 में बॉम्बे में हुई थी। ओ गॉड ये हमेशा मुझे तंग करता है। बॉम्बे में हुई थी 1885 में, बॉम्बे के अंदर WC बनर्जी, ठीक है। कलकत्ता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने इसको हेड किया था। एंड देन मद्रास में हुई थी जिसमें सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे। एंड देन आई थिंक ये फर्स्ट जो है मुस्लिम थे जिन्होंने इसको हेड किया था, इलाहाबाद जॉर्ज यूले जी। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगेन दे रखा 1896 में क्या हुआ था, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। एंड 1905 में बनारस में एक्सप्रेस किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। कलकत्ता सूरत 1907 में पार्टिसिपेट हुआ था। अच्छा वहाँ पे मैंने लोकेशन नहीं बताई थी, कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करता है रिगार्डिंग में, सही है मिड ओशनिक रिज से। दे आर कन्वेक्शन करंट राइज इन द मेंटल, ये सही है। जब कन्वेक्शन करंट मेंटल से पहले क्या होता है क्रस्ट होती है, देन मेंटल या फिर अपर मेंटल कह सकते हैं, लिथोस्फेयर से थोड़ा सा नीचे स्टेनोस्फेयर वहाँ से बेनिथ होते हैं, तो ये ओशनिक क्रस्ट में होता है ये सब। दे आकर व्हेन द बाउंड्री, ये भी सही है कि ये जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म करती हैं। द बिगेस्ट ओशनिक रिज जो है फॉर्म होते हैं सबडक्शन जोन में, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं क्यों नहीं है। पहले तो हम थर्ड जो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो उन्होंने पूरा यहीं पे समझा रखा। द मिड ओशनिक रीज जो है वर्ल्ड का कनेक्टेड एंड फॉर्म अ सिंगल ग्लोबल मिड ओशनिक रीज सिस्टम दैट इज अ पार्ट ऑफ एवरी ओशियन। मतलब क्या है कि जो मिड ओशनिक रीज है, वैसे तो अटलांटिक का में सबसे पहले खोजा गया था, तो अटलांटिक मिड ओशनिक रीज कहा जाता है, लेकिन हर एक ओशन में पाया जाता है। तो इसके भी क्यों पाया जाता है, मिड ओशनिक रीज जो है हर एक ओशन में पाया जाता है। और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, किसके हिसाब से 60,000 किलोमीटर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ओशन में लोकेटेड है। कौन से ओशन में, अटलांटिक ओशन में। देयर आर 2 प्रोसेस, रिज पुश एंड स्लैब पुश। यहाँ पे 2 प्रोसेस डिफाइन की जाती हैं। तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग सीन और मिड ओशनिक रीज एंड देयर इज सम अनसर्टेनिटी एज टू विच डोमिनेंट रिज पुश शक्कर व्हेन द वेट ऑफ द रिज पुश द रेस्ट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट अवे फ्रॉम द रिजेस। ओके बताइए, जब एक रिज पुश होती है तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा टेक्टोनिक प्लेट हिलती है ऑफन टुवर्ड द सबडक्शन जोन। अगर बात करें सबडक्शन जोन की, स्लैब पुल कम इनटू इफेक्ट में। दिस इज सिंपली द वेट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट बीइंग सबडक्टिंग बिलो द ओवरलाइंग द इफेक्ट द प्लेट ड्रैगिंग द रेस्ट ऑफ द प्लेट अलोंग बिहाइंड इट। ओके यहाँ पे ड्रैगेशन होता है ना कि सबडक्शन होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एज द सबडक्शन जोन इज डिस्ट्रॉइंग द प्लेट नॉट क्रिएटिंग इट। क्योंकि यहाँ पे जो सबडक्शन जोन होती है वहाँ पे एक डिस्ट्रॉय का रीज़न होता है, यहाँ पे गड्ढा बनता है, ट्रेंच बनता है। द अदर प्रोसेस proposed to contribute the formation of new ocean crust at mid ocean ridge the mantle conveyor। और यहाँ पे ऐसे माना जाता है मेंटल कन्वेयर का एक बेल्ट है जिसमें से जो मैग्मा आता है वो एस्थेनोस्फेयर से निकल के आता है। और ये अपर मेंटल शो डेट द अपर मेंटल एस्थेनोस्फेयर इज टू प्लास्टिक फ्लेक्सिबल टू जनरेट थ्रू। तो ये यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, अपलिफ्टिंग ऑफ द ओशन फ्लोर हकर व्हेन कन्वेक्शन करंट राइजेज। जो अपलिफ्टमेंट कब होता है ओशन फ्लोर का, जब कन्वेक्शन करंट राइज होती है, तो उसी के फोर्स से वो चीज़ राइज होती है इन द मेंटल बेनिथ द ओशनिक क्रस्ट एंड क्रिएट मैग्मा, जिसकी वजह से मैग्मा बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह बनती है और ये डाइवर्स्ड बाउंड्री के आसपास होता है। ओके हम जो है
न्यूज़ टुडे 22 अगस्त का विजन का हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस डिस्कस। जो आज की पहली न्यूज़ है, नेशनल स्ट्रेटजी फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग आरबीआई के द्वारा निकाली गई है, रिलीज बाय आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर इन फाइनेंशियल एजुकेशन किसके द्वारा निकाली गई है और जो प्लान का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है तो 20 से लेकर 25 साल तक का। सेकेंड न्यूज़ में हम जानने वाले हैं जो ड्रोन्स होते हैं फ्लाई ओवर 70% ऑफ द कंट्री अंडर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ओके, ड्रोन जो फ्लाई किए जाते हैं और 70% जो है अंडर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के तहत, तो इसके बारे में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया है फॉर वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड का जो इनिशिएटिव है, तो अगेन रीट्रेट हुआ है, न्यूज़ में आया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ एक स्टेप लिया गया था हमारी कंट्री में, तो इसके बारे में जानेंगे। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए गए, अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, तो इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से अवार्ड किस किस को दिए जाते हैं। देन फिर आएगा सेंटर ने अर्ज किया है कि वो लॉज बनाए कि ताकि कर्व किया जा सके फ्लड मैनेज को, किसको, स्टेट को ये कहा है। देन फिर न्यूज़ में कौन कौन सा है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन देखी गई है इंडिया एंड स्टेट 2011 से 2036 के रिगार्डिंग, किसके द्वारा प्रोजेक्शन प्रोवाइड की गई है, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का डिपार्टमेंट है। देन है ड्राफ्ट बनाया गया है किसके रिगार्डिंग, क्या, ताकि हम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम जो है प्रोवाइड किया जा सके। देन न्यूज़ में है पार्टिसिपेटरी नोट, उसके बारे में जानेंगे। हरित पथ, हरित से मतलब ग्रीन समझ रहे होंगे, पथ का मतलब रोडवेज, तो यहाँ पे यही है, ग्रीन हाईवे बनाने की बात की जा रही है। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन आए हैं, तो इसके बारे में जानेंगे क्या है ये। देन हिल्स ऑफ फिश के बारे में जानेंगे। हिल्स ऑफ फिश कावेरी कम वेयर बारेज में है। देन है थम्भी महोत्सव 2020, इसके बारे में जानेंगे। एनीवे, आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो क्या हुआ है कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 20 से लेकर 25 तक रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। एनएसएफसी इंटेंट टू एम्पावर, इसमें क्या होगा कि वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है एम्पावर किए जाएंगे कि वो डेवलप करे क्या चीज़, नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, कि यस हमें फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, फाइनेंशियल हमें डिजिटल जो ट्रांजेक्शन करना है वो करना है, हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, फ़ोन को ऑपरेट करना आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में पहचानना आना चाहिए। तो यही बात की जा रही है। विच आर नीडेड टू मैनेज देयर मनी एंड टू प्लान फॉर देयर फ्यूचर। सम स्ट्रेटजी ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव क्या है एनएफएससी का, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, इंकरेज करना एक्टिव शेविंग बिहेवियर। देखो बिहेवियर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी किसी भी एक्टिविटी में। जब तक आप अपना बिहेवियर, अपनी सोच को नहीं चेंज करोगे तो हर चीज़ इस इम्पॉसिबल लगेगी आपको। एम्पावर करना यूसेज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को जैसे सेफ एंड सिक्योर मैनर, ताकि बिलीफ हो, फेथ हो पीपल का कि जो ये हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सेफ़ है। नेक्स्ट आता है मैनेज करना रिस्क एट वेरियस लाइफ स्टेज थ्रू रेलेवेंट एंड सुटेबल इंश्योरेंस कवर होना चाहिए एंड प्लान फॉर ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट थ्रू कवरेज ऑफ सुटेबल पेंशन प्रोडक्ट उनको मिले एंड नॉलेज हो अबाउट राइट ड्यूटीज़ एंड एवेन्यू फॉर ग्रीवेंसेस रेड्रेसल। ठीक है, अगर बात करें एनएसएफसी रिकमेंड करते हैं मल्टी स्टेक होल्डर लेड अप्रोच को ताकि क्रिएट किया जा सके फाइनेंशियल अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो यहाँ पे कौन कौन से पर्सन हैं, कौन कौन टारगेट ग्रुप है। डायमेंशन की बात करें तो लाइफ स्टेज ऑफ टारगेट ऑडियंस है, इसमें चिल्ड्रन है, यंग अडल्ट है, मतलब जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, जिन्हें ज़्यादा टाइम तक जीना है, अडल्ट इन वर्क फोर्स, सीनियर सिटीजन विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन। देन बात आती है जियोग्राफिकल विद द फोकस ऑन वल्नरेबल सोशल ग्रुप। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल के साथ साथ जो वल्नरेबल सोशल ग्रुप है उनको टारगेट करना है, किसके जियोग्राफिकल में, जैसे रूरल अर्बन हो गया, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन हो, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, हिली स्टेट हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जिस पे फोकस दिया जाएगा वल्नरेबल सोशल ग्रुप, माइग्रेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग के साथ। देन बात आती है 3 सेक्टर स्पेसिफिक फोकस दिए जाएंगे किसके रिगार्डिंग, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, बचाई क्या, सर्विस सेक्टर, एनीवे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों हो, लेबर, आर्टिजान, हंड्राइम में, मतलब पूरा होलिस्टिक कर करने की कोशिश की है, हर एक डायमेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की है। देन बात आती है एनएफसी एक रिकमेंडेड दिए है मल्टी स्टेक होल्डर लेड अप्रोच लेकर चलेंगे ताकि क्रिएट किया जा सके फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एम्पावर करेंगे इंडिया को। देन डॉक्यूमेंट रिकमेंड करता है एडॉप्शन ऑफ 5C अप्रोच। जो 5C अप्रोच है क्या, तो कंटेंट इंक्लूडिंग करिकुलम इन स्कूल कॉलेज एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये आपने जो करिकुलम क्रिएट किया है क्या उसके साथ साथ क्या आपके पास कैपेबिलिटी है, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। अमंग इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। इंटरमीडिएट कौन होंगे, बैंक होगा या फिर कोई स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूशन होगा। अगर स्कूल है अगर तो बच्चे पढ़ पाएंगे, कॉलेज में टीचर को पास ये नॉलेज होनी चाहिए, तो ऐसे ही। देन कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी लेड अप्रोच में डिसमेंट किया जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी इन सस्टेनेबल मैनर। मतलब क्या कि एक छोटे से ग्रुप को, जैसे आपने अपने बच्चे को कुछ शिक्षा दी तो आपका बच्चा आपके घर पे आकर बताएगा कि ऐसे ऐसे आज हमने पढ़ा एंड दैट इज सिक्योर एंड सिक्योर, इस तरीके से क्या क्या खतरा है, मतलब पूरी बात बताएगा अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स से बात करेंगे दूसरे अपने कलीग से या और अपने आसपास से, तो ये इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो गए। तो यही होता है आपका कम्युनिटी लेड
अप्रोच। देन बात आता है कम्युनिकेशन फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेज। कम्युनिकेशन जो है किसके लिए, डिसेमिनेशन मतलब कि आप जो है इन्फॉर्मेशन को दोगे, जो भी आपसे पूछे, जैसे कोई हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर देगी, अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कुछ क्वेरी है तो आप ये पूछ सकते हैं। ये इंटरमीडिएटरी के लिए भी और जिसको नॉलेज चाहिए उसके लिए भी अवेलेबल होगा, शायद ऐसा ही कुछ करना होगा। कोलैबोरेशन करना में वेरी स्टेक होल्डर है ऑलवेज भी इंपॉर्टेंट, और ये जितने सारे स्टेक होल्डर है तो ये कोऑर्डिनेट करने की, कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। वेरियस इंस्टीट्यूशन को साथ में लाने की ज़रूरत है। वेरियस मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट हो गया, जो भी रिलेट करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, तो उसको हम साथ में लेके आने की बात की जा रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो जी, न्यूज़ बताने जा रही हूँ मैं 3 दिसंबर 2018 की है, यू कैन सी हेयर, ठीक है। The guidelines issued by the Director General of Civil Aviation, the commercial use of drones for remotely opened aircraft coming to force from 1 दिसंबर 2018 से जो गाइडलाइंस है वो सामने आनी थी। ड्रोन रेगुलेशन 1.0 क्या है, इस रेगुलेशन के अंदर जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है इनेबल कर पाएंगे कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पायलट डिवाइसेस का, सर्विस प्रोवाइडर एंड NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ। ये जो है 2 टाइप के जैसे प्लेटफॉर्म है। द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक यूनिक अनमैन्ड व्हीकल मैनेजमेंट है सिस्टम जो एक्सपेक्टेड है कि वो फैसिलिटेट करेगा क्या रजिस्ट्रेशन को, लाइसेंसिंग देना कि ये क्या आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं ड्रोन, नहीं, एंड ऑपरेट करना कि आप कितने एरिया तक, कितने जियोग्राफिकल रेंज तक आप उड़ा सकते हैं ड्रोन को, एडिशन टू गिव इंस्टेंट ऑनलाइन क्लियरेंस टू ऑपरेट फॉर एवरी फ्लाइट। और ये जो है हर एक एवरी फ्लाइट के बारे में बात की जा रही है। द एयर स्पेस हैज़ बीन पार्टीशन, और इसको जो है इसको रेगुलेट करने के लिए पहली बात है ये सिविल एविएशन के अंदर ये भी याद रखना, एयर स्पेस हैज़ बीन पार्टीशन इनटू रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन में इसको अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया है। रेड जोन की बात करें, फ्लाइंग नॉट परमिटेड, मतलब क्या इसमें आप उड़ा सकते हैं, फ्लाइंग नॉट परमिटेड। देन है येलो जोन, कंट्रोल्ड एयर स्पेस होगा यहाँ पे। ग्रीन जोन में ऑटोमेटिक परमिशन आपको मिल जाती है। द रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन जो है जैसे एयरपोर्ट हो गया, मतलब आप जैसे रेड जोन में कैटेगराइज किया गया है कि जैसे एयरपोर्ट है वहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। नियर इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ पे भी, क्योंकि हो सकता है आपके ड्रोन को दूसरी कंट्री के द्वारा छीन लिया जाए, या फिर हो सकता है आपका विजिलेंस करना चाहते हो दूसरी कंट्री वाले, या फिर रिप्लेस कर दिया जाए आपका ड्रोन दूसरी कंट्री के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर, नियर कोस्ट लाइन, स्टेट सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन में ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, ये एरिया में आता है। ड्रोन जो है क्या होता है, ड्रोन इज़ अ लेमैन टर्मिनोलॉजी है जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ की जाती है, UAV। देर आर 3 सबसेट है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के, जैसे फर्स्ट है रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, नंबर सेकंड है ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट एंड मॉडल एयरक्राफ्ट थर्ड है, ठीक है। रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ अ रिमोट पायलट स्टेशन द रिक्वायर्ड कमांड एंड कंट्रोल लाइक एनी अदर कंपोनेंट स्पेसिफाई इन द टाइप डिज़ाइन। रिमोटली पायलट की बात करें तो इसमें 5 कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है नैनो, जिसमें 250 ग्राम का वेट होना चाहिए। अभी UAV दिखाएंगे, और सबसे पहले हमारी कंट्री में जो सर्विस स्टार्ट की गई है वो अमेजन के द्वारा कि वो जो है ड्रोन का यूज़ करके चीज़ सामान भेज सकते हैं। माइक्रो 250 से लेकर 2 kg, 2 kg से 25 kg, 25 से 150, और ग्रेटर में आ जाएगा आपको 150 kg। एनी सिविलियन ड्रोन ऑपरेट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू एनी ड्यूरिंग डे टाइम एंड मैक्सिमम ऑफ 400 फीट। ओके, सिविलियन ड्रोन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ डे टाइम में ही उड़ाया जा सकता है, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उड़ाने की, तो यहाँ पे ये भी लिमिट की हुई है, तो 400 है। दे कैन नॉट बी एनी ह्यूमन और एनिमल पे लोड, और इसमें कोई भी ह्यूमन और एनिमल पे लोड नहीं होना चाहिए, या फिर हैजार्डस सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप H2SO4 को भेज रहे हैं और वो भी ड्रोन में भेज के, तो वो सिर्फ आपको ड्रोन को ही ख़त्म नहीं कर देगा अगर वो गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी चीज़ से टकरा जाता है, या फिर किसी चिड़िया वगैरह से टकरा जाता है, तो चिड़िया का तो ख़त्म करेगा ही करेगा, नीचे जो भी पॉपुलेशन है या जो भी घर है उसको भी उड़ा देगा। या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम साल्ट पेट्रेट के नाम से भी जानते हैं, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज़ नॉट ओनली मैनर कॉज डैमेज टू डेंजर टू पीपल और प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस विल बी मैंडेटरी टू कवर थर्ड पार्टी डैमेज, ठीक है। एक्सेप्ट नैनो ड्रेन एंड दोज ओन्ड बाय नेशनल टेक्निकल रिसर्च और NTRO, जो हमारी यहाँ की स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक तो IB, एक RO एंड एक NTRO जो टेक्निकल का काम देखती है, एंड सेंट्रल एजेंसी। द रेस्ट वुड बी रजिस्टर्ड एंड इनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। किस समझ में है, नैनो ड्रोन कोई ज़रूरी नहीं है आपको रजिस्टर करना पड़े, लेकिन येस जो NTRO की कुछ सेंट्रल एजेंसी होगी
द रेस्ट वुड बी ओके। तो इनको ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर करना पड़े एंड इशू किया जाए इनके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ड्रोन रेगुलेशन 2 की बात करें, द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ड्रोन 2 रेगुलेशन। फोकस है इसका 3 एरिया पे, BVLOS बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट एंड देन डिलीवरी ऑफ पेलोड एंड ऑटोमेटिक द एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। द करंट पॉलिसी अलाउ करती है किसी भी ड्रोन पायलट को फॉर ईच ड्रोन मेजर इन द नेक्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशन 1 पायलट कैन ऑपरेट इन एनी नंबर ऑफ ड्रोन। ओके, एक पायलट जो है किसी और ड्रोन को भी ऑपरेट कर सकता है। जैसे मेरा जो ड्रोन है वो मैं ऑपरेट कर लूँ, और लेकिन दूसरे का, मेरे फ्रेंड का एक ड्रोन है वो भी ऑपरेट कर सकते हैं अगर मेरे पास लाइसेंस है अंडर। और ये सेकंड रेगुलेशन में लिखा गया अंडर ड्रोन रेगुलेशन 2.0 द ड्रोन विल बी ट्रैक्ड बाय कंप्यूटर। और ये जो है ट्रैक किया जाएगा कंप्यूटर के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ई-कॉमर्स यहाँ पे प्लेयर लाइक इमेजन एंड फ्लाइंग टैक्सीज लाइक ऊबर एलिवेट कर सकते हैं टू बी पार्ट ऑफ ड्रोन रेगुलेशन। और ये जो पार्ट आएगा 3 का एप्लीकेशन क्या होगा इसका, एग्रीकल्चर होगा, गैदर कर सकते हैं डाटा को एंड ऑटोमेटेड रिडंडेंट प्रोसेस एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी को कि हम स्प्रे कहाँ पे करना चाहिए, क्या ज़रूरी है करना, किस तरीके से करना चाहिए। इवन ड्रोन से ही किया जा सकता है। हेल्थ केयर सर्विसेज को बेनिफिट देना। डिलीवरी पिकिंग प्रोसेस क्या है तो है कि कई बार हमें ड्रग्स की, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और वो भी बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में, तो ये जो है डिलीवरी करने में क्विकली हेल्प करेगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड ऑर्गन टू रिसिपिएंट, ये भी हेल्प किया जाएगा। इवन ऐसा माना जाता है कि रिसिपिएंट को उसके जहाँ से वो चलना होता है वो बैंक ही बोला जाता है, ब्लड तो नहीं, हाँ ऑर्गन डोनर बैंक से लेकर जाने में जहाँ पे रेसिपिएंट तक है बहुत बार ख़राब हो जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्गन की कुछ ना कुछ टाइम लिमिट होती है कब तक वो जीता रहता है। तो उसी टाइम फ्रेम में अगर वो पहुंचाया जाए तो ही उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, अदरवाइज तो वो भी डेड ही माना जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा देखा गया। देन बात आती है डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्विलेंस और डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, ये बहुत अच्छा टूल है। अर्बन प्लानिंग में हेल्प की जा सकती है किस तरीके से, इंस्टेंट मैपिंग के थ्रू सर्वे करना लैंड का विच विल हैज़ टू बी डेवलप अवॉइडिंग कंजेशन एंड इंक्रीजिंग ग्रीन कवर। ओके, रिसेंटली ग्रेटर चेन्नई मुंबई कॉर्पोरेशन है कहाँ पे, चेन्नई के अंदर मद्रास में बिकम अ फर्स्ट म्यूनसिपल कि उन्होंने मैप किया चेन्नई को ड्यूरिंग ड्रोन। ये भी याद रख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, मॉनिटर ट्रैक करना, नंबर ऑफ एनिमल को, वेदर फोरकास्टिंग करना, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रोन कैन फिजिकली फॉलो कर सकते हैं वेदर पैटर्न को, किस तरीके से कि आज का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, हमारे जो बादल हैं वो कैसे रंग के हैं, तो हम पास से उसका डेटा ले पाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट का आइडेंटिफाई करना गार्बेज को, सो डेट इट कैन बी पिक्ड अप बाय द गार्बेज पिकिंग वैन से। ड्रोन कैन बी यूज टू क्लीन ओशन वेस्ट एज वेल। UAV लाइक रोम्बा, UAV जैसे रोम्बा है, बाय रैन मेराइन ऑपरेट है द वैंगगार्ड ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड हेल्प कि वो ओशन को क्लियर करना चाहें तो आप या रोम्बे का भी नाम याद से करना चाहते हैं तो माइनिंग ड्रोन भी इंपॉर्टेंट है ताकि वॉल्यूमेट्रिक डेटा हमारे पास हो। और रॉक एंड मिनरल स्टोरेज विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेजर एनुअली। ड्रोन हैव इमेंस पोटेंशियल है इसका अपार्ट फ्रॉम द फ्यू मेथड अबव। This new policy initiative will open up many new and exciting applications that can be propel India economy forward. It can प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस की हर एक प्लेयर को एंड ड्रोन सिस्टम को एंड प्लेस करेगी इंडिया अमंग द ग्लोबल लीडर। ठीक है, ऑल दो जो ड्रोन इनेबल्ड डिलीवरीज हैं, एयर टैक्सीज एंड एनी अदर इनोवेशन विल नॉट बी प्रोवाइड फॉर यू। मतलब यहाँ पर डिजिटल डिवाइड हमेशा रहेगा। और इसी के साथ में ओके, हमने अभी 3 जोन की बात करी थी, वही डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का पार्ट है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में। विद द कंट्रीज नो परमिशन एंड नो टेक ऑफ जोन प्रोटोकॉल अलाउ करता है ऑपरेट होगी कि किसी डिमार्केट एरिया में एज अ ग्रीन वो जो है अनरिस्ट्रिक्टेड वे में ड्रोन को उड़ा सकता है। येलो जोन विद रिस्ट्रिक्शन एयर ड्यूरिंग एयर डिफेंस क्लियरेंस एंड DSP की इज़ एन IT प्लेटफॉर्म है जी, डेवलप किया गया है ताकि हैंडल किया जैसे जो भी एप्लीकेशन आते हैं कि वो जो परमिशन लेना चाहते हैं कि हम जो ड्रोन उड़ा सकते हैं या नहीं उड़ा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि एक प्लेटफॉर्म है ये। NPNT एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनेबल करता है ड्रोन की को ऑब्टेन करे वैलिड परमिशन को थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बिकम बिफोर ऑपरेटिंग इन इंडिया। राइट, इट विल अलाउ ड्रोन टू फ्लाई ओवर 70% ऑफ द कंट्रीज लैंडमार्क। ये अच्छी बात है कि हम 70% ऑफ द कंट्रीज लैंडमार्क तक उड़ा सकते हैं। 30% सिक्योरिटी वगैरह के रीज़न की वजह से शायद नहीं इंक्लूड किया जाता हो। हाउएवर जो ड्रोन फ्लाइट्स हैं ओवर कैटेगराइज एज रेड जोन लाइक नियर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन, एयरपोर्ट एंड बॉर्डर एरियाज नीड क्लियरेंसेज फ्रॉम रेलेवेंट सिक्योरिटी एजेंसी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा इस मूव का, ये जो है प्रोवाइड करेगा कॉन्फिडेंस की मैन्युफैक्चर की हम जो NPT ड्रोन बना रहे हैं दैट इज़ गुड, जिसको सेल करे जाएगा विच विल नॉट पॉसिबल अर्लियर ड्यू टू लैक ऑफ परमिशन थ्रू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूज़ ऑफ ड्रोन अगर हम बात करें फॉरेन मैन्युफैक्चर फ्रॉम चाइना एंड फ्रांस विच आर नॉट कंप्लाइंट विद NPT विल बिकम इलीगल। दैट द गुड थिंग, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। ओके, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स 2020 अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो हम ये देख ले रहे हैं क्या है ये, राजीव खेल रत्न अवार्ड
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें, स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के दिए जाते हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट पर्सन को जिसने 4 साल तक बहुत अच्छा काम किया। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी जाती है फॉर 4 ईयर तक। देन बात आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोचेज़ फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं। और ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और ऐसा माना जाता है उनकी छड़ी में क्या था, जादू था। ध्यानचंद अवार्ड अगेन द्रोणाचार्य अवार्ड है, ओके, ये कोचेज़ के लिए दिया जाता है, सॉरी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड। देन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये जो है प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर में दिया जाता है ताकि इंडिविजुअल हु हैड प्लेड अ विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन डेवलपमेंट, अगर किसी ने जैसे इंस्टीट्यूशन खोला हो रिलेटेड टू द स्पोर्ट, कोई यूनिवर्सिटी खोली हो रिलेटेड टू द स्पोर्ट, किसी का प्ले ग्राउंड खोला हो रिलेटेड टू द स्पोर्ट, तो उसको दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार को। देन है तेनजिंग नोरगे, ये जो है फर्स्ट पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। हाईलाइट करते हैं नेशनल रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किसी भी फील्ड में, कहीं पे भी, लैंड सी एयर में हो। देन आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और ये हमने बात की, इनका जन्म मक्का में ही हुआ था और शायद 1923 में एंड 1940s में 2 बार चेयरमैनशिप ली है INC की। ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ ये यूनिवर्सिटी के लिए दिया जाता है और ये हमारे फोरफादर रहे हैं कि जिसकी याद में हम अपना एजुकेशन देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर की बात और मैं ना पढ़ाऊँ। ये ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर का के अंडर। ये किरण रिजिजू इसके करंट मिनिस्टर यूथ अफेयर के स्पोर्ट पर्सन। बात करें ये 2000 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है, बस आपको इतना ही जानना है। और एक खेल अवार्ड भी है, तो खेल अवार्ड के बारे में जानता है। आई थिंक सबसे पहले हरियाणा का हुआ था या फिर हरियाणा ने टॉप किया था, आई डोंट नो। देखो इससे एक रिलेटेड न्यूज़ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बनाए गए हैं ओडिशा के द्वारा। की पॉइंट की बात करें तो इसको फरवरी 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ है। ये एस्पिरेशनल कंपटीशन भरने की कोशिश की जा रही है इंडिया यंगस्टर में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन में। लार्जेस्ट एवर कंपटीशन हेल्ड किया गया है 3500 एथलीट के साथ 150 यूनिवर्सिटी में एंड उन्होंने पार्ट भी लिया है। 17 स्पोर्ट थे इसमें। खेलो इंडिया की बात करें, खेलो इंडिया एक प्रोग्राम है जो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि रिवाइव किया जा सके जो हमारा स्पोर्ट कल्चर है। इवन हमने 8 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में 1956 तक, लेकिन बाद में फिर हम नहीं जीत पाए हैं। ग्रास रूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट प्लेड इन आवर कंट्री। इसका एम था कि किस तरीके से हम स्पोर्टिंग नेशन बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट करना के काम है इसका मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर। एंड अभी तक मैंने देखा था 3 बार इसके गेम हुए हैं। देन हम बात कर ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने कहा है कि हमारा जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सिस्टम का जो इनिशिएटिव है, फॉर एग्जांपल देखो एक टाइम में पूरी धरती पे एक तरफ ही जो लाइट पड़ती है तो दूसरी तरफ नहीं पड़ती है, तो हमें एक मेन एम क्या है कि हम ये लाइट जो यहाँ पे पड़ रही है ये जो जनरेट हो तो हम यहाँ तक पहुँचा पाए। और ये कोशिश की जा रही है कि जो पाइपलाइन है उसके थ्रू पहुँचाया जाएगा। तो हम देख ले रहे हैं इसके बारे में। ये इसका एम है कि हम 140 कंट्री को कॉमन ग्रिड के साथ कनेक्ट करें ताकि हम ट्रांसफ़र कर पाएँ क्या चीज़, सोलर पावर को। आइडिया ये है और ऑस्ट्रेलिया ने काम स्टार्ट कर दे भी, याद रखना। ये जो है फर्स्ट प्रेजेंट किया था इस आइडिया को 2018 में। कहाँ पे, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यू दिल्ली में हो रही थी। ये फर्स्ट मीटिंग थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अंडरलाइन लॉजिक की बात करें तो ग्रिड स्प्रेड करता है अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन में एंड बैलेंस कर सकता है जो हमारे रिन्यूएबल एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ। इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया गया। फेज़ फर्स्ट इंडियन ग्रिड कनेक्शन विद द मिडिल ईस्ट साउथ एशिया, जो हमारे पास के नेबर है उसके साथ कनेक्ट करने की बात की जा रही है। मीसा ग्रिड इंटरकनेक्शन विद अफ्रीकन पार्क, फिर सेकंड में अफ्रीकन कंट्री को जो है कनेक्ट करने की बात सोची गई है एंड लोकेटेड इन सोलर एंड रिबेटिस एरियाज। देन फिर आ जाएगा हमारा इंटरकनेक्शन अक्रॉस द ग्लोब। बेनिफिट की बात करें तो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को, यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी स्किल को, टेक्नोलॉजी का रिड्यूस कर पाएंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट को, हायर एफिशिएंसी आएगी, इंक्रीज कर पाएंगे एसेट यूटिलाइजेशन का, स्केल अप करेंगे एक्सेस टू एनर्जी सेक्टर। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें हमने लीड रोल रहा है, पहले तो बात यही है। वेल इंडिया जो है पार्टनर रहेगा इज द मोस्ट ट्रेड एसोसिएशन विद ICE एंड OSOMG। ये प्लानिंग है ताकि लीडरशिप पोजीशन लिया जा सके। ये प्रोवाइड करते हैं मेजर इन्वेस्टमेंट ड्राइवर टू ISA काउंटर चाइना करने के लिए जो सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस अफ्रीका नेशन में मार्केट में। ये जो हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में ताकि US विड्रॉ कर चुका है पेरिस क्लाइमेट डील से। देन बात आती है नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, हम देखते हैं उसको। रिलेटेड द सेंट ने अर्ज किया कि वो स्टेट को कि वो एक लाज बना के लेके आए रिलेटेड टू द फ्लड डैमेज। सेंटर ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पूछा है कि वो इनेक्ट करें कब करेंगे सूटेबल लेजिस्लेशन लाइन टू मॉडल फ्लड प्लानिंग जोन 1975 के हिसाब से ताकि मिटिगेट किया जा सके जो भी फ्लड हमारे सामने आते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो फ्लड प्लेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बेड कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट डोमेन द लॉ ऑन दिस कैन बी मेड बाय द ओनली बाय स्टेट। तो ये इस वजह से जो है सेंटर थोड़ा मजबूर है। 1975 में क्या हुआ था कि सेंट्रल वाटर कमीशन की फॉर्मेशन हुई, उन्होंने ड्राफ्ट किया था एक मॉडल फ्लड प्लेन जूमिंग बिल को सर्कुलेट किया था हर एक स्टेट में। ओनली मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड ऐसे जो स्टेट हैं जिन्होंने इस लेजिस्लेशन को अपने राज्य में बनाए हैं। फ्लड प्लेन जोनिंग मीन्स का मतलब ये है कि डिवाइडिंग द एंटायर फ्लड एरिया इनटू डिफरेंट जोन, मतलब कि ये जितना भी आपका एरिया है
स्टेट का, उसको डिफरेंट जोन में बांटा एंड उसके हिसाब से मैपिंग किया और कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा फ्लड आ सकती है, कहाँ पे ड्रॉट हो सकता है, तो उसके हिसाब से वाटर की ट्रांसफरेबिलिटी की और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वे में हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और यहाँ पे एक्सपर्ट से भी पूछा गया, राइट, एंड स्ट्रिक्ट ऑक्यूपेंसी ऑफ डिफरेंट जोन ऑफ द फ्लड प्लेन टू यूज विच सफर लिटर और नो डैमेज ड्यूरिंग द फ्लड। ये जो है नॉन स्ट्रक्चरल यूज प्रैक्टिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस डिजास्टर। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है ताकि मिटिगेशन को रोका जा सके। एडवांटेज क्या हो गया, हम एडवांटेज कर पाते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग का, तो मिटिगेशन हो पाएगा फ्लड डैमेज से, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है ऑलरेडी, या फिर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम क्रिएट कर पाएंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर पाएंगे, मेंटेनेंस कर पाएंगे, वाटर क्वालिटी को कंजर्वेशन कर पाएंगे, अपनी रिवराइन बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। अल्ट्रेशन डन टू फ्लड प्लेन इंक्रीज इन प्रीवियस सरफेस डेवलपमेंट इन फिलिंग एंड नियर फ्लड प्लानिंग, फिलिंग ऑफ वाटर बॉडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो अब देख सकते हैं प्रायोरिटी फर्स्ट कौन कौन सी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। प्रायोरिटी फर्स्ट की बात करें तो 100 ईयर में आती है, रेनफॉल 50 ईयर, सेफेस्ट 1 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ओके, यहाँ पे प्रायोरिटी फर्स्ट की बात करें, अगर जो फ्लड फ्रीक्वेंसी है 100 साल में एक बार हो, ऐसे तो बहुत कम होगा, और 50 सालों से रेनफॉल फ्रीक्वेंसी 1 इन 50 ईयर, तो ये सबसे सही जगह है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेकंड की बात करें तो 25 साल से फ्लड फ्रीक्वेंसी एक ही बार आई हो और रेनफॉल फ्रीक्वेंसी 1 इन 10 ईयर हो, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग को अलाउ किया जा सकता है, बट सर्टेन डिज़ाइन के साथ। देन प्रायोरिटी थर्ड की बात करें तो फ्लड फ्रीक्वेंसी 10 साल में एक बार आई हो और ओपन स्पेसेस लाइक गार्डन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, नॉट अलाउड कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बनाई जा सकती। प्रायोरिटी सेकंड की अगर हम बात करें, अगैन ये प्रायोरिटी सेकंड आ गया, देखो यहाँ पे लोकेशन दे रखी है किस तरीके से। देन बात आती है फ्रीक्वेंसी रही हो 25 ईयर और 100, फ्लड फ्रीक्वेंसी 25 साल एंड 1 इन 10 ईयर, तो जोन वगैरह यहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप। देन हम चलते हैं नीचे अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देन आती है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर द इंडिया एंड स्टेट ऑफ 11 से 2036 तक का एक डेटा निकाला गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, किसके साथ मिलके, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हाईलाइट किया। सेक्स रेशियो जो हमारी है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ओके, सेक्स रेशियो 952 ड्यूरिंग 2036 से हो जाएगी और 943 फिलहाल है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 151.8 करोड़ हो जाएगी 2036 तक एंड 1% का ग्रोथ रेट माना जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फिलहाल एक्सपेक्टेड डिक्लाइन फ्रॉम 2.34 रही है 2011 से लेकर 2015 तक और 1.72 हो जाएगा 21 से लेकर 35 तक। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इस एक्सपेक्टेड गो डाउन टू 30 तक चले जाएंगे, लेकिन 46 थी 2010 में, डेट क्वाइट गुड। देन बात करते हैं हम ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। ये प्रिपेयर किया गया है ब्यूरो ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, किसके द्वारा किया गया है, जो ड्राफ्ट जो क्वालिटी को सही करने की कोशिश करता है या फिर दिखाने की कोशिश करता है। डिसीजन जो है मैंडेटरी है, स्टैंड मैंडेटरी लाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका एम है कि सही हम बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम मेंटेन कर सकें वाटर क्वालिटी बिटवीन मैनी ऑफ द मतलब एरियाज़ विच वी आर फोकसिंग अबाउट एंड डेवलप कर सकते हैं यूनिफॉर्म प्रोसेस स्टेट के लिए कि वो किस तरीके से इसको जो है BIS को अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने ले डाउन किया है वेरियस रिक्वायरमेंट फॉर यूटिलिटी इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे है ट्रीटमेंट करना, क्वालिटी मेंटेनेंस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैनेजमेंट की। दैन पार्टिसिपेटरी नोट्स अगेन न्यूज़ में है इन्वेस्टमेंट रुपी नोट्स इन डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले 63,288 करोड़ टिल जैन एंड मेकिंग द फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथली राइज माना जा सकता है। पी नोट जो ओवरसीज डेरिवेटिव होते हैं इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन विदाउट मतलब यहाँ पे रजिस्टर करना नहीं पड़ता सेबी के द्वारा, सेबी के साथ। दे आर इशूड बाय द रजिस्टर फॉरेन अफेयर, ये जो है PI के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट गेंड पॉपुलरिटी एज इट अ वाइड फॉर्मेलिटी, यहाँ इसने जो फॉर्मेलिटी मतलब क्या है कि इसने अपनी जो पॉपुलरिटी तब गेन की क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और एनवायरमेंट को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन है हरिपथ, ये मोबाइल ऐप है किसके रिगार्डिंग, क्रिएशन करना ग्रीन हाईवे के अक्रॉस द कंट्री। ये मॉनिटर करेगा लोकेशन ग्रोथ मेंटेन एक्टिविटी टारगेट ऑफ एवरी प्लांट अंडर ऑल हाईवे प्लांटेशन प्रोजेक्ट। ये डेवलप किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। रिसेंटली NHAI की अगर बात करें तो नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइवन प्रोग्राम हरी भारत संकल्प चलाया गया किसके द्वारा, NHAI के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, याद रखना। विच प्लांटेड 25 लाख प्लांट इन्होंने प्लांट किए अभी 25 डेज़ में ही नेशनल हाईवे के स्ट्रेच के अलावा। देन बात करते हैं बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, ये एक मोमेंट है, कन्वेक्शन है हीट की इंडियन ओशन टू द, ये हीट पहुंच रही है कहाँ से, इंडियन ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन थ्रू एवरी 10 से लेके 50 डेज में ड्यूरिंग द मानसून। रिसर्च ने फाउंड किया भी ऐसे इंड्यूस कर सकते हैं
हाई वेव एक्टिविटी इन नॉर्थ इन ओशन एंड अरेबियन सी। स्टडी बाय BSS से इम्प्रूव करेगा हमारे क्या वेव फोरकास्ट किए जा सकते हैं इंडिया के अंदर, अलॉन्ग विद इंडिया कोस्ट मिटिगेट कर सकते हैं जो इम्पैक्ट होते हैं हमारे हाई वेव्स का, कोस्टल फ्लडिंग वगैरह, तो हम कम कर सकते हैं। ये जो है बेटर सी प्लानिंग रूट में भी हेल्प करेगा। हिलिशा फिश की अगर हम बात करें तो बहादभूत गुजरात है, ओके, बहादभूत प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर एक कज वे कम बियर बैरेज है क्लोज द नर्मदा इज एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर द माइग्रेशन एंड द ब्रीडिंग साइकिल ऑफ हिल्सा। हिल्सा एक मेराइन फिश है जो माइग्रेट ही अपस्ट्रीम एंड अराइव करती हैं ब्रैकिश वाटर ऑफ द नर्मदा से एस्चुरी नियर बहारूच गुजरात के अंदर फॉर स्पानिंग एंड यूजुअली ड्यूरिंग द मानसून मंथ। ये कोयली फिश है जो कॉमन है बंगाली एंड ओडिया कुजीन में। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड थम्बी महोत्सव। थम्बी महोत्सव का मतलब ये है एक फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है इंडिया के अंदर। किसका? ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरला के अंदर। देन है पंटालू इज द ऑफिशियल मैस्केट है फेस्टिवल का। ये आते हैं ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है केरला का। दिस इज द नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा बॉम्बे नेशनल रिसर्च सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन सोसाइटी इन एसोसिएशन विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड IUCN CEC। ड्रैगन फ्लाई जो है फेस्टिवल स्टार्ट किया गया 2018 में ताकि एजुकेट किया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके पब्लिक को कि इंटीग्रल रोल क्या है ड्रैगन फ्लाइज का एंड देयर लेसर नोन सिबलिंग डेमस फ्लाई पे, यानी मतलब ये ड्रैगन फ्लाई का क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम ड्रैगन फ्लाई को एक बार देखना चाहेंगे। तो अब ये ड्रैगन फ्लाई देख सकते हैं और ये आपने ज़्यादातर देखे होंगे घर के आसपास बल्ब के पास। और थोड़ा इसका फाइलम है, साइंटिफिक नेम है एनिस्पोइट्रा, लाइफ स्पैन 6 मंथ का होता है, हाई क्लासिफिक ओडेंटा है। देखना कैसे लग रहे हैं? मुझे इनसे बहुत डर लगता है, इनसे तो नहीं लेकिन टिड्डो से बहुत ज़्यादा लगता है, लोकस्ट जिसको आप बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, चलो हम जान ले रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसकी। देखो क्या इंपॉर्टेंट, ड्रैगन फ्लाई जो है मॉस्किटो वगैरह पे फीड अप करते हैं, तो दे हेल्प गार्डनर एंड आउटडोर इंथुसियास्ट की वो इन्वायरमेंट को क्लीन अप करे बिकॉज इट अलाउ ह्यूमन टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड टू किल दिस इंसेक्ट। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पता चल गया।